नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में हिंसा को तत्काल समाप्त करने और नई सरकार के गठन का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सरकार लगातार काबुल की स्थिति पर नजर रख रही है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से स्वदेश वापसी में समन्वय के लिए विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, वह अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना को वापस बुलाने के अपने फैसले पर अडिग। अमेरिका ने कहा, काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फंसे लोगों को निकालने के लिए फिर से खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ आज बातचीत करेंगे। देश में अब तक रिकॉर्ड 55 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने आपात कोविड सहायता पैकेज द्वितीय के तहत केरल को 267.35 करोड़ रुपए आवंटित किए। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मंजूर किए गए मकानों की संख्या 1.13 करोड़ हुई और 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में लॉर्ड्स में भारत ने इंग्लैंड को 151 रनों से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर कल से विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया गया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। आज का प्रश्न है, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। एक बार फिर से सुने, अमृत महोत्सव quiz@gmail.com। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें ताकि विजेता बनने पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल के समाचार प्रभात में की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में संघर्ष पर तत्काल रोक लगाने और वहां संयुक्त, समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनाने का आह्वान किया है। सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक प्रेस वक्तव्य में सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में हिंसा तुरंत रोकने और सुरक्षा, नागरिक प्रशासन और संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने मौजूदा संकट को सुलझाने के लिए तत्काल बातचीत का भी आह्वान किया है। अफगानिस्तान की स्थिति पर कल भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। ये बैठक काबुल और वहां राष्ट्रपति भवन पर तालिबान के कब्जे के एक दिन बाद हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान में बताया गया है कि सदस्य देशों ने कहा है कि सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का हर स्थिति में पालन करना चाहिए। परिषद ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रयास तेज करने का भी आह्वान किया है। अफगानिस्तान में
संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को पूरा समर्थन देने की बात दोहराते हुए सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के दूतावासों में तैनात कर्मियों की सुरक्षा पर भी बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान परिषद के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। श्री गुतेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान को फिर से आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। The international community must be united and utilize all available instruments to ensure the following. First, we must speak with one voice to uphold human rights in Afghanistan. I call upon the Taliban and all parties to respect and protect international humanitarian law and the rights and freedoms of all persons. We are receiving chilling reports of severe restrictions on human rights throughout the country. It is essential that the hard-won rights of Afghan women and girls are protected. संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि गुलाम इसाक जाई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि अफगानिस्तान को गृह युद्ध में जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि काबुल में हत्या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे नागरिकों को शरण दें। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में क्षेत्रीय नेताओं की भागीदारी पर बल दिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान का पड़ोसी और मित्र होने के नाते भारत वहां की स्थिति से चिंतित है और आशा है कि जल्द ही स्थिति स्थिर हो जाएगी। As a neighbor of Afghanistan, as a friend of its people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant state of fear. Everyone is concerned about the increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. We hope that the situation stabilizes soon and the parties concerned address the humanitarian and security issues. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार काबुल की स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही है। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरकार भारत वापस आने की कोशिश कर रहे लोगों की चिंता समझती है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे का संचालन मुख्य चुनौती है और सरकार इस बारे में साझेदारों के साथ चर्चा कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि काबुल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों के बारे में सही जानकारी मिलना जरूरी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने काबुल में रह रहे भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे टेलीफोन नंबर 919717785379 और ईमेल meahelpdeskindia@gmail.com पर संपर्क कर अपने बारे में जानकारी दें। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार काबुल में हिंदू और सिख समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है और उनकी कुशलता के बारे में प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल रात अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर विचार किया। दोनों नेताओं ने काबुल में हवाई अड्डे का परिचालन तत्काल बहाल किए जाने पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने के अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सत्ता का तेजी से पतन हो गया है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सेना हटाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना के मद्देनजर बाइडेन का ये बयान आया है। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. रविवार को अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी का देश छोड़कर चले जाने और उनकी सरकार के गिरने के बाद तालिबान ने अपनी विजय की घोषणा की थी। कल रात व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमरीकी सैनिकों को ऐसे युद्ध में मरना जारी नहीं रखा जा सकता जिसमें खुद अफगानी सैनिक लड़ने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से परिचालन फिर शुरू हो गया है। आज सुबह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में मेजर जनरल हैंक टेलर ने कहा कि C-17 विमान कल काबुल भेजा गया और एक अन्य C-17 विमान भेजे जाने की आशा है। तालिबान के कब्जे वाले काबुल में अब केवल हवाई अड्डा अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ये बयान कल हवाई अड्डे से परिचालन बंद किए जाने के बाद आया है।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में हिंसा को तत्काल समाप्त करने और नई सरकार के गठन का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सरकार लगातार काबुल की स्थिति पर नजर रख रही है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से स्वदेश वापसी में समन्वय के लिए विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, वो अफगानिस्तान से अमरीकी सेना को वापस बुलाने के अपने फैसले पर अडिग। अमरीका ने कहा, काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फंसे लोगों को निकालने के लिए फिर से खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ बातचीत करेंगे। देश में अब तक रिकॉर्ड 55 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने आपात कोविड सहायता पैकेज द्वितीय के तहत केरल को 267.35 करोड़ रुपए आवंटित किए। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मंजूर किए गए मकानों की संख्या 1.13 करोड़ की और 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में लॉर्ड्स में भारत ने इंग्लैंड को 151 रनों से हराया। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारतीय दल के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने खेल प्रेमियों से आज ये कार्यक्रम देखने का आग्रह किया। बातचीत के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। 9 खेल स्पर्धाओं के 54 पैरा एथलीट राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। ये पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राएल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से कल फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल के वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। अगले वर्ष भारत और इस्राएल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की तीसरी वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बेनेट को भारत आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 54 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रविवार को 17,43,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। तमिलनाडु में कल कोविड-19 के 1,851 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इस दौरान 911 रोगियों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 28 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के अंतर्गत 16,488 आवासीय इकाइयां तैयार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 55वीं बैठक में निर्णय लिया गया। ये सभी मकान किफायती आवास योजना के तहत तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत किए गए घरों की संख्या 113 लाख से भी अधिक हो गई है। इनमें से 51 लाख से अधिक मकान लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ये जानकारी दी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। इतिहास के महान और गौरवशाली संघर्षों में से एक है भारतीय स्वाधीनता संग्राम। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये विशेष कार्यक्रम। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे स्वाधीनता सेनानी मदन लाल ढींगड़ा के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वाधीनता आंदोलन की लहर बंगाल के विभाजन के विरोध में आरंभ हुई थी
और फिर धीरे धीरे इसने संपूर्ण आजादी की मांग का रूप ले लिया। भारतीयों ने महसूस किया कि व्यापारी के रूप में आए कुछ विदेशियों ने फूट डालकर हम पर शासन करना शुरू कर दिया है। इस धरती के धन को उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से लूटा। वे लोग जो अपने व्यापार के लिए हम पर निर्भर थे, हमारे ही लघु और कुटीर उद्योगों को कुचलने लगे और यहाँ के लोगों से गुलाम की तरह व्यवहार करने लगे। स्वाभाविक था इसका समुचित जवाब दिया जाए। लोगों ने इस दमन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और देश छिटपुट विरोध प्रदर्शनों का साक्षी बनने लगा। स्वाधीनता सेनानियों और नायकों के खिलाफ अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार ने युवाओं को उत्तेजित कर दिया। ऐसे ही एक युवा थे मदन लाल ढींगड़ा। मदन लाल ढींगड़ा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। लाहौर में सरकारी कॉलेज में पढ़ते हुए वे स्वराज के लिए जारी राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हुए, जो स्वराज के लिए चलाया जा रहा था। ढींगड़ा भारत की गरीबी से अत्यधिक दुखी थे। उन्हें लगता था कि गरीबी का समाधान स्वराज और स्वदेशी में ही है। ढींगड़ा ने 1904 में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। दरअसल उनके प्रिंसिपल ने आदेश दिया था कि कॉलेज के लिए ब्लेजर ब्रिटेन से आयातित कपड़ों से ही बनाया जाए। ढींगड़ा ने छात्रों के साथ इसका विरोध किया और इसके बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इस घटना ने ढींगड़ा को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के करीब ला दिया। 1905 में ढींगड़ा लंदन चले गए और वहाँ इंडिया हाउस में ठहरे। इंडिया हाउस उत्तरी लंदन में स्थित विद्यार्थियों का निवास स्थान था। वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में इसे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया था। इंडिया हाउस में ही मदन लाल ढींगड़ा की मुलाकात वीर सावरकर से हुई। सावरकर तब इंडिया हाउस के प्रबंधक थे। इस बीच 8 जून 1909 को वीर सावरकर के बड़े भाई बाबाराव गणेश सावरकर को देश निकाला दिया गया। सरकारी पक्ष केवल ये सिद्ध कर सका कि उन्होंने ऐतिहासिक कविताएं प्रकाशित की थीं, जिसे राजद्रोह माना गया। बाबाराव सावरकर को मिले देश निकाले से लंदन में रह रहे क्रांतिकारी उत्तेजित हो गए। उस समय सीक्रेट पुलिस के विलियम हर्ड कर्जन वाइली सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे। कर्जन वाइली के कारण ही लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों को निशाना बनाया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जर्नल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में वाइली को भारत का पुराना बेरहम शत्रु कहा गया। 1 जुलाई 1909 को ढींगड़ा एक जनसभा में शामिल हुए। इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम को नेशनल इंडियन एसोसिएशन ने आयोजित किया था। इसमें ब्रिटिश अधिकारी विलियम हर्ड कर्जन वाइली भी मौजूद था। बैठक के बाद जब लोग लौटने लगे तो ढींगड़ा ने बेहद करीब से कर्जन वाइली पर गोली दाग दी। ढींगड़ा तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने बचाव में खुद जिरह की। ढींगड़ा ने तर्क दिया कि कर्जन वाइली को गोली मारना देशभक्ति का कार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि वाइली की हत्या भारतीयों की अमानवीय हत्या का बदला है, लेकिन अदालत ने उनकी दलील नामंजूर कर दी और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। पेंटोन विले जेल में 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगड़ा संपन्न परिवार के थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने देशवासियों के साथ अन्याय का बदला लेने को प्राथमिकता दी। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बदले की कार्रवाई से उनके लिए अनेक मुसीबतें पैदा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं बदली। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फिर, उस पथ पर तुम देना फिर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अने, जिस पथ जाए वीर अने। 1947 में भारत की आजादी के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की शुरुआत हुई थी। 17 अगस्त को करीब 90 साल के ब्रिटिश राज के बाद इसी दिन ब्रिटिश सेना ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की विशाल कंटिंजेंट बंबई से रवाना हुई। ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से भारत छोड़ने में तो समय लगा और फरवरी 1948 तक ही ये काम पूरा हो सका। ब्रिटिश सेना की आखिरी कुमुक की भारत भूमि से रवानगी प्रतीक थी भारतीय स्वाधीनता की उम्मीदों के
आजाद आसमान की। आज के लिए बस इतना ही। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहिए। केंद्र सरकार ने केरल को आपात कोविड प्रबंधन पैकेज 2 के अंतर्गत 267 करोड़ 35 लाख रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस राशि से राज्य में स्वास्थ्य की मूल सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और कोविड का सुचारू प्रबंधन हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और अन्य अधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन की समीक्षा की। श्री मांडविया ने राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध कराने समेत हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में 151 रन से जीत हासिल कर इतिहास रचा है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में ये भारत की तीसरी टेस्ट विजय है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रन का लक्ष्य दिया था। मैच के 5वें और अंतिम दिन मेजबान टीम 120 रन पर सिमट गई। भारत अब मौजूदा श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया है। तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर और कश्मीर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि लेह और गिलगित बाल्टिस्तान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इन शहरों में तापमान 14 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। तापमान 18 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां वे संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्चस्तरीय महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। पहला कार्यक्रम में कल एक खुली बहस होगी, जिसका विषय होगा रक्षकों की रक्षा, प्रौद्योगिकी और शांति कार्य। अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर अपने अपने आकलन और अनुमान वर्तमान हालात के चित्र सहित दिए हैं। काबुल छोड़ने के लिए भगदड़ और हवाई अड्डे की हैरान करने वाली तस्वीरें सभी अखबारों में हैं। हिन्दुस्तान ने इसे अभूतपूर्व शीर्षक से लिखा है, अफगानिस्तान में चीत्कार, हवाई अड्डे में अफरा तफरी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की बड़ी चुनौती सरकार की प्राथमिकता, लिखता है दैनिक ट्रिब्यून। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 320 सिखों ने काबुल के गुरुद्वारे में शरण ली। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, भारत को हिंदू सिखों की फिक्र, तस्वीर साफ होने का इंतजार। हिन्दुस्तान लिखता है, दिल्ली हवाई अड्डे पर 2 विमान रिजर्व रखे गए, एयर स्पेस अभी बंद, भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज। इस बीच एयर इंडिया की अमरीका दिल्ली उड़ानों का रास्ता बदलने की खबर अमर उजाला में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर चर्चा की खबर भी अधिकांश अखबारों ने दी है। लिखा है, महासचिव ने कहा, युद्धग्रस्त देश के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, जुलाई में थोक महंगाई दर घटकर 11.16% पर। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कारोबारी गतिविधियां महामारी के पूर्व के स्तर पर पहुंची। प्रधानमंत्री का ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ नाश्ते का चित्र दैनिक ट्रिब्यून और हरिभूमि के पहले पन्ने पर है। लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा पूरा किया, गोल्डन बॉय नीरज को खिलाया चूरमा, सिंधु को आइसक्रीम। राष्ट्रीय सहारा ने चित्र के साथ लिखा है, पदक विजेताओं को उनकी पसंद का भोजन कराया। दैनिक ट्रिब्यून ने पहले पन्ने पर लिखा है, स्वतंत्रता सेनानी और महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्मदिन पर गूगल ने अपने होम पेज पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अखबारों ने उत्तर भारत में मौसम की स्थिति पर लिखा है, चक्रवाती हवाएं गर्मी और उमस से राहत देंगी, बृहस्पतिवार से शुरू होगा बारिश का दौर। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच की चर्चा भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर की है। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, लॉर्ड्स में भारत की रोमांचक जीत। अमर उजाला ने लिखा है, 7 साल बाद भारत फिर लॉर्ड्स का बादशाह।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर कल से विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। आज का प्रश्न है, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुने, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेजें। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें ताकि विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल के समाचार प्रभात में की जाएगी। कल का हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं बोटाड गुजरात के किशन भाई रूपा भाई परमार। मेरा नाम किशन परमार है। मैं गुजरात के बोटाद जिले के भीमराज गांव से हूँ। आकाशवाणी समाचार के अमृत महोत्सव का पहला विजेता बनने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आकाशवाणी समाचार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर इस क्विज की शुरुआत करने के लिए और मैं पूरे देशवासियों को अमृत महोत्सव की बधाई देता हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार का रेगुलर लिसनर हूँ और इसकी खबरें सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है। इस पावन मौके पर मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि वो आजादी के 75 वर्ष के मौके पर अपना बहुमूल्य योगदान देश की तरक्की पर करें और देश को आगे बढ़ने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। देश में 10 और हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन को लेकर उत्कृष्टता हासिल करना है। इससे बुनकरों, निर्यातकों, विनिर्माताओं और डिजाइनरों को उत्पादों में नवाचार और विकास के लिए मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकार पूरक बजट पेश करेगी। इस सत्र में विपक्षी दलों के नेता कई मुद्दे उठा सकते हैं। विधानमंडल का पहला सत्र 18 फरवरी को शुरू हुआ था और वर्ष 2021-22 का बजट पारित करने के बाद 4 मार्च को समाप्त हो गया था। मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील कुमार बरनवाल के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल बाढ़ प्रभावित ग्वालियर और चंबल संभाग के 2 दिन के दौरे पर है। ये दल राज्य में तेज वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में हिंसा को तत्काल समाप्त करने और नई सरकार के गठन का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सरकार लगातार काबुल की स्थिति पर नजर रख रही है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से स्वदेश वापसी में समन्वय के लिए विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, वे अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना को वापस बुलाने के अपने फैसले पर अडिग। अमेरिका ने कहा, काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फंसे लोगों को निकालने के लिए फिर से खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ आज बातचीत करेंगे। देश में अब तक रिकॉर्ड 55 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने आपात कोविड सहायता पैकेज द्वितीय के तहत केरल को 267.35 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मंजूर किए गए मकानों की संख्या 1.13 करोड़ हुई और 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में लॉर्ड्स में भारत ने इंग्लैंड को 151 रन से पराजित कर दिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।